ये भारत के कोने कोने से आए हैं। ठसाठस रेलगाड़ियों से, रेंगती बसों से, छोटे मोटे वाहनों पर लटकते हुए सफर तकलीफों और जोखिम से भरा है। ट्रैफिक जाम, जानलेवा रास्ते, क्षण क्षण में बदलता मौसम और भी तरह तरह के संकट। मंजिल का आखिरी सफर पैदल ही पूरा करना होता है। तंग पगडंडियां, ऊंची चढ़ाई, फिसलन भरे रास्ते, लेकिन वे चले जाते हैं। अकेले या टोलियों में, छोटे मोटे सामान हाथों में, कंधों पर या फिर सर पर। स्त्रियों के कपड़े ज्यादातर रंगीन, फीके ही क्यों नहीं। पुरुषों के पुराने, मटमैले, सफेद। कुछ लाठियों के सहारे, धन से सक्षम लोग घोड़ों पर या दांडी में, या फिर दूसरे इंसानों की कमर का भार ही बनकर। ये है भारत के तीर्थयात्री, आस्थावान, श्रद्धालु, कुछ कम कुछ ज्यादा। बहुत से हृदय में एक संकल्प लिए, संकल्प जो उन्होंने जीवन में कभी लिया होगा। शायद किसी बड़े संकट के समय या किसी बड़ी खुशी के मौके पर अपने प्रिय देवी देवताओं के धाम पर जा उनके दर्शन करने का संकल्प। ऐसा नहीं है कि हर कोई ये कठिनाई और जोखिम भरी यात्रा करके ही आता हो। अगर जेबें भरी हैं तो आप पुण्य भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कुछ वो भी हैं जिनकी श्रद्धा वास्तव में देखने लायक है। भारत के इस भाग में 4 धाम वे मंदिर हैं जो उत्तराखंड की 4 मुख्य नदियों के मुहानों पर बने हैं। ये चारों नदियां, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और यमुना, मध्य हिमालय के इस भाग से निकल आगे जाकर एक दूसरे में मिलकर गंगा को जन्म देती हैं, जो फिर हिंदुस्तान के मैदानों को चीरते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। सन 2009 में हम IFA के 4 साथियों ने भी पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा की अगुवाई में अपने आप को इन यात्रियों के बीच में पाया। जहां एक तरफ इन 4 बड़ी नदियों के उद्गम तक जाने का रोमांच था, वहीं नदियों के अस्तित्व पर और संसार भर में पानी की किल्लत पर उठते सवाल भी हमें प्रेरित कर रहे थे। एक चीज जो आम पर्यटन से अलग इन तीर्थ यात्राओं को खास बनाती है, वो है स्वयं ये यात्री। सैकड़ों मीलों की दूर से और अलग अलग समुदायों, भाषाओं और रीति रिवाजों की पृष्ठभूमि से आए होने के बावजूद एक चीज है जो इन सबको बांधती है, और वह है उनकी आस्था। अपने इष्ट स्थानों के दर्शन की चाह लिए एक दूसरे से दोस्ती बनाते, बतियाते, भजन गाते वे उत्साह से अपनी मंजिल की ओर बढ़े जाते हैं। और ये भी कि आम पर्यटकों के विपरीत उनका ध्यान ज्यादातर मंजिल पर केंद्रित होता है, ना कि यात्रा पर। और मंजिल पर पहुंचकर भी हर ओर से निर्ममता से ढकेले जाने के बावजूद उनका ध्यान ईष्ट के दर्शन पर ही रहता है, वो चाहे कुछ एक क्षण के लिए ही क्यों न मिले। वे अपने चारों ओर बिखरे भव्य दृश्य पर कम ही ध्यान देते हैं, और इसलिए वे शायद ही ये समझ पाते हैं कि मूल में उनकी ये यात्रा उस प्राचीन संस्कृति की गहरी सोच की पुष्टि कर रही है जो जल को पवित्र और विधाता की सबसे प्रमाणित अभिव्यक्ति के रूप में देखती है। बर्फ से ढके पर्वतों के गगन को छूते हुए शिखर, यौवन की सी अबाध चंचलता से छलकते अनगिनत झरने, रंग बिरंगे फूलों से सजी मखमली घास के मैदान और पहाड़ी ढलानों पर से लुढ़कती, तालों में गरजती नई नवेली नदियों का संगीतमय नाद, चारों ओर फैली
ये नैसर्गिक सुंदरता निश्चय ही एक प्रभुता का एहसास देती है, लेकिन इस भूदृश्य की प्रभुता केवल इसकी अलौकिक सुंदरता में ही निहित नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में बसने वाले करोड़ों लोगों का जीवन इसी हिमालय से जुड़ा है। क्योंकि पश्चिम में सिंध से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक इसमें से निकलने वाली नदियों से ही हम सब की पानी की 2/3 जरूरतों का जुगाड़ होता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के दिन जब हम इस भूदृश्य को देख श्रद्धा और विस्मय से अभिभूत हो रहे होते हैं, तो उसके साथ ही एक बेचैनी भी महसूस होती है, एक एहसास कि क्या ये जीवनदायी पहाड़ और नदियां हमारे से छिन जाने वाले हैं। क्योंकि सच तो ये है कि बहुत सी ये नदियां जो हमारी प्राचीन सभ्यता का आधार रही हैं, अब सूखने की कगार पर पहुंच रही हैं। तो क्या वह सभ्यता जो हजारों सालों से बाहरी हमलों और किस्म किस्म की आपदाओं को झेल कर भी जिंदा है, उसे हम अपनी ही मूर्खता से आज खोने वाले हैं। एक तरह से इन नदियों का सूखना सारी दुनिया के जल संकट को दर्शाता है। आज 2 अरब से भी ज्यादा लोग, यानी दुनिया की पूरी आबादी का 1/4 हिस्सा साफ पानी से वंचित है, और इस समस्या की मार गरीबों पर ही ज्यादा पड़ती है। कुछ साल पहले भारत में दूषित जल से होने वाली बीमारियों में केवल डायरिया से मरने वालों की संख्या HIV एड्स से मरने वालों की संख्या से दुगनी पाई गई थी। बंगाल में ज्यादा से ज्यादा पानी निकालने की वजह से अब पीने के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है, जिससे बहुत खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। ऐसा ही फ्लोराइड से भी है, जो कई जगह निकल रहा है, जैसे कि उड़ीसा में। दूषित पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियों से हर साल 7 करोड़ 30 लाख दिहाड़ियों का काम नष्ट होता है। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि कैसे वर्षा का जल जो आकाश से बरसता है वो बहकर समुद्र में मिल जाता है और बादल बन फिर से अगले सीजन में लौट आता है। समस्त जल के बारे में तो ऐसा है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा तो जल ही है, और निश्चय ही वह अनुपात लगभग नहीं बदलता है। लेकिन मीठा या फ्रेश वाटर जिस पर मानव जीवन निर्भर करता है, इसका केवल 1% हिस्सा ही है जो हमारे जलाशयों, नदियों और भूमि के अंदर संचित पानी के भंडारों में पाया जाता है। और ये हिस्सा बना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए चाहिए पर्याप्त बारिश, नदियों के आसपास फैली हरियाली, पानी सोख सकने वाली जमीन और नदियां जो इस पानी को लेकर बेबाद बह सके। आज ये सभी कम पड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम बेइंतहा पानी निकाले जा रहे हैं। ऐसे ही खनन हो रहा है जैसे सोने या तेल का, और ये भी एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। ये बर्बादी ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू हुई, जिसके मुख्य पहलू थे हाइब्रिडाइज वैरायटीज, एक ही किस्म की फसल लगाना, साल में 2-2, 3-3 फसल उगाना, और केमिकल फर्टिलाइजर्स। इन सब के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा पानी। फिर 20वीं सदी के आखिरी दौर में ग्रोथ रेवोल्यूशन का नारा सामने आया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने को ही तरक्की का द्योतक मान लिया गया और शहरीकरण को बढ़ावा मिला। देहात से पलायन के होते होते शहरों की बढ़ती आबादी में पानी की आवश्यकता विकट समस्या बन गई। जनता में आक्रोश से सरकार, तकनीकी क्लास और इंडस्ट्री सब पर बहुत दबाव बना। उन्होंने बिना सोचे समझे जहां से भी पानी आसानी से मिल सकता था लेना शुरू कर दिया गया। जो तरीके अपनाए गए उनसे ज्यादातर फ्रेश पानी अपने उस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से बाहर होता गया जहां की वह रिसाइकल हो सके, जैसे कि ये बोरवेल। कुछ साल पहले तक हिंदुस्तान में
2,30,00,000 ऐसे बोरवेल गिने गए थे। इस तरह एक तरफ पानी का बेइंतहा खनन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ शहरीकरण और जगह जगह कंक्रीट बिछा दी जाने से भूमि के रिचार्ज में भारी कमी हुई। परिणाम यह है कि गंगा यमुना के मैदान में कई जगह पानी का स्तर थार मरुस्थल से भी नीचे चला गया। ये दिल्ली के बाहर यमुना के फ्लड प्लेन्स का इलाका है, जिसके कई तालाब सूख चुके हैं। आमतौर पर कोई भी प्राकृतिक जलाशय अपने आसपास की भूमि से लगातार पानी खींचता है, क्योंकि उस भूमि में जल का स्तर तालाब के तल से ऊपर ही रहता है। ज्यों-ज्यों पानी इस्तेमाल होता है, त्यों-त्यों पानी रिसकर तालाब में आता है और वो भरा रहता है। अब अगर आसपास की भूमि का रिचार्ज रुक जाए तो ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। भूमि के पानी का स्तर तालाब के तल से नीचे रह जाता है और जैसे ही तालाब में जल भरता है, भूमि उसे खींच लेती है और तालाब सूखा रह जाता है। लेकिन सरकार की नीति क्या है? वे इस समझ से उलट किनारों पर कंक्रीट के बैरियर और पेवमेंट्स बना रहे हैं। और फिर भूमि का लालच भी इतना विकराल हो गया है कि बिना किसी संकोच के इस तालाब पर कंक्रीट डालने का प्लान है, ताकि डीटीसी बसों का डिपो बन सके। भूमिगत पानी के अलावा जल का स्रोत है नदियां, और अब जब पॉल्यूशन या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये भी दुर्लभ हो रहा है, तो सरकार पाइप्स, पंप्स और नहरों के द्वारा और भी मजबूती से उनका दोहन कर रही है। यह उत्तराखंड की कोसी नदी है, जो कुमाऊं के इस इलाके के खेतों और गांवों के पानी का मुख्य आधार है। यह अल्मोड़ा शहर को भी पानी देती है। कई कारणों के रहते इस नदी में जल की मात्रा 10 साल के मुकाबले केवल 10% रह गई। तो 2003 में ऐसा हुआ कि कोसी नदी में पानी बहुत कम हो गया और इस नदी का पानी अल्मोड़ा जिला, जो पूरा वहाँ बाजार है, और वो भी इसी पानी पर निर्भर है। जब एक पंप लगाया गया यहाँ से, जब उसकी जनसंख्या कम थी अल्मोड़े जिले में, तो उससे पूरा होता था। फिर दूसरा पंप लगाया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, तो वो पंप भी पूरा नहीं हुआ। 2003 इतनी सूख गई कि पंप का स्तर ऊपर हो गया और पानी नीचे रह गया। तो डीएम साहब के द्वारा ऑर्डर हो गया, इस घाटी में पुलिस लग गई कि अब ये जो कोसी नदी में जहाँ जहाँ खेती में नहर डाले हैं, ये पाइपलाइन है या पानी ले जा रहे हैं या उसको सिंचित कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अल्मोड़े में पंप में पानी नहीं आ रहा है, तो अल्मोड़े को तो बचाना है, और गाँव को क्या बचाना है? गाँव के लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, तो वो तो कैसे भी जी लेंगे। यानी कि अल्मोड़ा के नलके चलते रहे, ग्रामीणों के खेत चाहे पानी की कमी में सूखी क्यों न जाए। इस श्रृंखला में तीसरा स्थान है बांधों का। बांध, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिरों का दर्जा दिया था, आम समझ है कि बांध बिजली का उत्पादन करते हैं और जल संचित करते हैं, जो नहरों के द्वारा खेती और पेयजल के रूप में दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कम ही लोग समझते हैं कि एक बांध के पीछे कितना व्यापक तोड़ फोड़ और विनाश होता है। वो जो सफेद बिल्डिंग नजर आ रही है, ये मनेरी भाली फेज 2 का पावर हाउस है। ऊपर जो टनल दिख रही है, वहां नदी है। वहां नदी का पानी लाया गया है, जो टनल के अंदर जा रहा है और अंदर ही अंदर पावर हाउस पर गिरता है, फिर वहां से उधर नीचे नदी में फिर मिल जाता है। लेकिन बीच में टनल में डालने से वापस नदी में मिलने मीलों का सफर है, जिसमें नदियां पानी से वंचित ही रहती हैं। टनल है उस लेवल पर, और वहां से अंदर पहाड़ के अंदर से पानी गिरा रहे हैं इस पावर हाउस तक। हाँ, ठीक, अंदर ही अंदर आ रहा है, अंदर ही अंदर आ रहा है। उसकी वजह से ये पहाड़ जो है ये डिस्टेबलाइज हुआ। यहाँ पर जमीन खिसकी, अच्छा, और करीब 20 फुट खिसकी है कई जगह पर। ये जो टावर आप देख रहे हो,
आज तो खड़े हैं, ये भी डैमेज हो गए थे। फिर नीचे ये सारा स्लाइड देख रहे हैं आप, जो पत्थर और डाने आपको दिखाई दे रही हैं, वो सारे उस स्लाइड के कारण हुआ है। बीच में जो घर और खेत हैं वो सब है। तो अभी ऊपर का जो गांव है वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी मतलब धीरे धीरे वो खिसक रहा है, जो ऊपर सामने गांव दिख रहा है, हाँ, ऊपर वाला। बड़े बांध बनाने की साइंस पर कई सवाल उठते हैं, लेकिन और बड़े प्रोजेक्टों की तरह इनके भरपूर बजट के होते सबकी चुप्पी खरीद ली जाती, कुछ की सीधी घूस से, कुछ की चुनावी फायदों से। और जहां तक स्थानीय जनता का सवाल है, इन गरीब इलाकों में रोजगार मिलने की उम्मीद पर जनता किसी भी काम के लिए राजी की जा सकती है, और फिर एक बार काम शुरू हो जाए तो जो कुछ कानून वगैरह एहतियातन बनाए जाते हैं उनका पालन कम ही होता है। कोशिश यही रहती है कि जितना धन जितनी जल्दी हो जाए बना लिया जाए। जैसे भी हो, आखिर तो यही होता है कि जहां एक तरफ टेहरी डैम से बनी बिजली दिल्ली जैसे शहरों में एयर कंडीशनर और वाटर स्लाइड से इन कंक्रीट के जंगलों को ठंडा करती हैं, तो दूसरी ओर इन पहाड़ वासियों के जीवन भूमि कटाव से उजड़ रहे खेतों और पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज से नष्ट होती फसलों की दोहरी मार से बर्बाद हो रहे हैं। और ये एक दो बांधों की बात नहीं है, इस बहुत ही संवेदनशील इलाके में कम से कम 250 डैम बनाने का प्लान है, जबकि इन नदियों का ओवरऑल बहाव वैसे भी कम हो रहा है और आगे भी कम होते जाने की संभावना है। बिजली के लिए पानी के इस दोहन का एक और भी बहुत बड़ा नुकसान है, नदी घाटियों में लगातार वनों पेड़ों का नाश। ये सब अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश साम्राज्य के जहाजों और रेलवेज के लिए जंगलों को काटा गया। लेकिन आजादी के बाद भी चिपको जैसे कई आंदोलनों के बावजूद ये कटाव बंद नहीं हुआ। पेड़ों के इस तरह कटने से लोकल वार्मिंग होती है, जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती। जल संकट का एक और बड़ा कारण ग्लेशियर्स का पीछे हटना इसी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। वो समाज में आए तो मैं हमारे जो यहाँ के मृतक शरीर का हड्डियाँ जो है सतोबंद को ले जाते थे पहले, यहाँ से 19 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ से लक्ष्मीवन से आगे से ग्लेशियर, और ग्लेशियर हम चलते थे, ग्लेशियर से नीचे लौटते थे। तो स्वर्गारायण और ये विष्णु लोक जाने के लिए तो असंभव बात था, बड़े बड़े ग्लेशियर थे। आज विष्णु लोक तक स्वर्गारायण तो अलग रहा, स्वर्गारायण से 2.5 किलोमीटर विष्णु लोक है, वहां तक भी ग्लेशियर नहीं है। अच्छा है ही नहीं, ग्लेशियर खत्म हो। आज जो है अकाल का हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एक तो ज्यादा बरकने से भी अकाल हो रहा है, और एक नहीं बरकने से भी अकाल हो रहा है। नहीं बरकने से सूखा ग्रस्त हो रहा है भूमि, और ज्यादा बरकने से सारा भूमि रगड़ बगड़ कर दे रहा है, बर्बाद हो रहा है। हम सब की कुछ मूल आवश्यकताएं हैं और ये हमारा अधिकार है कि वे पूरी हो, लेकिन कैसे और किस कीमत? गांधी जी ने कहा था कि हमारी भूमि सारे विश्व की आवश्यकताओं को पूरी करने में समर्थ है, लेकिन एक लालची के लिए ये सारी भूमि भी कम है। यहाँ सवाल इन पहाड़ों की अलौकिक सुंदरता को बचा कर रखने का नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्मी से तपते शहरों के लिए बिजली और पानी तो चाहिए, चाहे उसे पाने के लिए इस सुंदरता का त्याग ही क्यों न करना पड़े। लेकिन सवाल एक बड़ी जनसंख्या के जीवन मरण का है। कुछ लोगों की सुविधा के लिए कुछ और का जीवन बर्बाद किया जाना मंजूर नहीं किया जा सकता। हमें और तरीकों को तलाश करना होगा, और वे तरीके उपलब्ध भी हैं जिनसे हम बिना विनाश के भरपूर बिजली और पानी पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सोच और नीतियों को बदलना होगा। पानी के इस्तेमाल में किफायत, पानी के स्रोतों की सुरक्षा और पानी के ग्रहण स्थानों यानी वाटरशेड एरियाज को बचाना और बढ़ाना,
इन सब पर बहुत जोर देना होगा। ऐसा भी नहीं है कि सब शहर और कस्बे हमेशा पानी के लिए नदियों पर निर्भर रहे हों। सदियों से जल ग्रहण के कई साधन इन इलाकों की पानी की जरूरतों और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। पत्थर पहाड़ में दरारें हैं, दरार के थ्रू पानी आ रहा है और दरार के थ्रू ही वो पानी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रेशर है, वो थोड़ा ऊपर भी आ जाता है जब इस तरह का एक छोटा सा कुआं सा बनता है। ये अंग्रेजी में हम इसको स्टेप वेल कहते हैं। पहले अल्मोड़ा जिले में 360 नौले थे। धीरे धीरे जब नल के द्वारा पानी घर घर गया तो नौलों की देखभाल नहीं हुई और नौले खत्म हो गए। नगर पालिका कब्जा हो गया, नगर पालिका में चला गया, मिट्टी डाला, इधर डाला, बंद कर दिए, बंद हो ही गया बंद। और जो ये जिनकी है अभी यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ये हम लोग हैं, ये पड़ोस वाले, जितना हमसे होता है खरीद लेते हैं इसका। ठीक है। कई संस्थानों ने इस परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए अभियान किए हैं। पीपल साइंस इंस्टीट्यूट की हिमालय जल संस्कृति अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के ऊपरे खाल इलाके में कई ऐसे नौलों का पुनरुत्थान हुआ है। ऐसा ही अल्मोड़ा शहर में भी किया गया है। इसी तरह दिल्ली के पास हरियाणा के इस इलाके में एक्टिविस्ट दीवान सिंह की अगुवाई में गांव वालों ने इस जल स्थान को बचाने का सफल प्रयास किया है। संरक्षण किया जाए क्योंकि तालाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आज दिल्ली में जगह जगह पानी के बारे में लोग तरस रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमें हमारे पूर्वजों की दी संस्कृति को हमने तिरस्कार कर दिया है। हमारे पूर्वजों ने तालाबों के किनारे सारी संस्कृति बसाई थी, मंदिर बसाए थे। कि इस सब के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारे इस तालाबों को, 4 तालाब है यहाँ, वाटर बॉडीज हैं जो कि कानूनन संरक्षण है, उसके बावजूद सरकार यहाँ डीटीसी डिपो बनाए, जबकि गैर कानूनी काम है, डीटीसी डिपो बना नहीं सकती। तो उसके बावजूद सरकार ये करी थी और यहाँ के लोगों ने मिलकर जो इसको रोका है, लगभग रुक ही गया जब तक हमें खबर है, क्योंकि उसके बाद ये नहीं आए। इन्हें 28 मई को आना था, अब तक नहीं आए हैं। तो हमें ये है कि अब ये नहीं आएंगे और आ भी गए तो मेरे ख्याल हम सब तैयार हैं कि अब ये नहीं होने देंगे कि जमीन हाथ में उनके हाथ चली जाए। आम जनता भी जंगलों के नष्ट होने में हिस्सा लेती है। कोसी के इस भाग में हिमालय जल संस्कृति की बसंती बहन जंगल संरक्षण के अभियान की अगुवाई कर रही हैं। इसमें ग्रामीण महिला संगठनों की अहम भूमिका है। तो हमको क्या करना है आप बताइए। तो उनको बताया कि जब अगर देखो अभी जब कोसी नदी में पुलिस लग गई है तो ऐसी स्थिति रहेगी, तो क्या आप लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि जिस दिन ये कोसी नदी का पानी सूख जाएगा तो हम भाबर चले जाएंगे, यहाँ से पलायन हो जाएंगे। तो इतनी अच्छी हमारी खेती है यहाँ पर, और यहाँ आलू होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, सरसों होता है और इतनी अच्छी सब्जियाँ होती हैं। हम आत्मनिर्भर हैं। तो जिस दिन पानी सूख जाएगा तो पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा, कहाँ तो खेती। तो उस दिन की क्या व्यवस्था है, आप लोगों ने क्या सोचा है? जो तुम अंधाधुंध इस जंगल को ऐसे काट रहे हो, और जितनी जरूरत है उतना तो लाना ही है, पर तुम्हारे 5-5 सालों तक लकड़ी के हैं, पिरूल के हैं, और जो बांज लाते हो गाय खाती नहीं है, खाली पेड़ उजाड़ के रख देते हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, अगर इसी प्रकार की व्यवस्था हम जिएंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। कल को यहाँ पानी भी नहीं रहेगा और हमारी जमीन भी नहीं होगी और हमारे पास। तो उस समय उन महिलाओं के अंदर आया, उन्होंने कहा नहीं हमारी तो कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा है, हमें पहले तो ये जानकारी थी नहीं। जब से ये महिला मंगल दल का संगठन हमारी राधा बहन जी ने, बसंती बहन जी ने, नीमा बहन जी ने हमें गांव में आके कहा कि महिला मंगल दल का संगठन बनाओ, हमने जंगल की रक्षा की, कच्ची लकड़ी बंद की, बांस बुरुओं जो हमने उसको बचा दिया, और महिलाओं से कहा तो जहाँ जो काटे उनको पकड़ो। अवैध लकड़ी भी हमने पकड़ी, 2-4 बांसे भी बाहर के लोग काट रहे थे जंगल में, वो भी हमने पकड़ा। कोसी नदी के लिए हमने गार की नदी को बचाकर जंगल में हमारी महिला आग बुझाने के लिए यहाँ से किलोमीटर कितने गए, वहाँ जंगल में आग बुझाई। एक महिला हमारी ऐसे मर भी गई महिला मंगल दल की, हमें दुख भी है इसका। वो नल भी हमने तोड़ा, महिला सब गए, यहाँ से बाहर जा रहा था पानी। कई ऐसे अभियान सफल हुए हैं जिसका श्रेय अवश्य ही इन महिलाओं और इनके अगुआ साथियों को जाता है। दुख इस बात का है कि इस सारी मेहनत मुशक्कत से इन महिलाओं को कोई भी लाभ नहीं मिला है। कुछ हमें यह है, आग बुझा के महिलाओं ने कहा इतना जिनका हमारा खर्चा हुआ, हमें कहीं से कोई फायदा नहीं है।
और जंगल में झाड़ी काटी, रास्ता साफ किए, झाड़ू लगाए, सब महिला काम करते थे। जब समय से कुछ उन्हें फायदा कहीं से नहीं आता, थोड़ी थोड़ी काम कम होने लग गया ये। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, काम को आगे ही बढ़ाओ, पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो जल जंगल जमीन का मुद्दा है वो जो ये रक्षा ही कर रही हैं, सुरक्षा ही कर रही हैं, अपना कितना कष्ट करके, कितना परेशानी झेल कर, पर मैं ये सोचती हूँ कि इनको अधिकार भी मिलना चाहिए उसका, उनका जमीन का अधिकार हो, उनका पानी का अधिकार हो, उनका जंगल का अधिकार हो। स्पष्ट है कि ये संघर्ष शून्य में नहीं लड़े जा सकते। हमें लोगों की जीविका और प्राकृतिक संपदा दोनों को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने होंगे। जल जंगल जमीन यानी प्राकृतिक संपदा पर स्थानीय समुदाय का सामूहिक अधिकार ऐसी किसी भी व्यवस्था की नींव बन सकता है। इस सोच को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पीपल साइंस इंस्टीट्यूट द्वारा ये सेव द रिवर्स कैंपेन एक ऐसा ही प्रयास रहा है। इसका उद्देश्य आम जनता को जल और ऊर्जा के टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीतियों के लिए संगठित करना है, ताकि वे इस विकास में पूरी भागीदारी ले सके। जल किसी की भी बपौती नहीं है, ये एक अमूल्य प्राकृतिक देन संपदा है जिस पर सबका समान अधिकार है, मनुष्य का, जीव जंतुओं का और आने वाली पीढ़ियों का भी। ये सब अधिकार बने रहें, इसके लिए हमें उस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर ध्यान देना होगा जो फ्रेश वाटर यानी पीने योग्य पानी से संबंधित है और जिसके लिए जल ग्रहण समर्थ भूमि या वाटर रिटेंटिव लैंडस्केप और एक अनुकूल इकोसिस्टम का होना ही अहम है। हमारे पूर्वज इसे समझते थे और उन्होंने जल के प्रयोग में उचित और अनुचित को परिभाषित किया था, जिनका आज भी उतना ही महत्व है। सिद्धांत बताए कि नदियों की सुरक्षा कैसे की जाए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नदी का जो उद्गम स्थल है, ये स्थल बहुत पवित्र स्थान है और इसके लिए वहां पर एक मंदिर बनना चाहिए। उनकी मंशा ये थी कि मंदिर में एक पुजारी होगा, तो पुजारी का धर्म ये था कि सबसे उद्गम स्थल पर उद्गम स्थल की रक्षा करने का काम पुजारी का था। अब वहां से जब नदी चलकर आती है, कश्यप ने कहा कि उसके रास्ते में कम अवरोध हो, यानी बड़े बड़े बांध ना बने, कम से कम जैसे हम अपने पुल के लिए कुछ पत्थर बिछा देते हैं नदी के तल में, वो ठीक है। तीसरा सिद्धांत जो था, जो आपके लिए बहुत सही है, उनका ये कहना था कि जंगल और पानी का बड़ा घना रिश्ता होता है। जैसे ये दो में है ना, बड़ा घना रिश्ता होता है। जंगल के कारण नदी में पानी आता है, पानी के कारण जंगल पर, और इसलिए उन्होंने ये बताया कि हर जंगल में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वहां पर पानी इकट्ठा करें जंगल के अंदर। तो जंगल के अंदर गड्ढे बनाएं, चाल खाल बनाएं, छोटे छोटे तालाब बनाएं, ताकि धीरे धीरे वो पानी जो इकट्ठा किया है बारिश का, वो रिझ कर नदी में आता रहे। अच्छा, एक चौथी बात भी उन्होंने कही। उस ऋषि ने कहा कि जरूरत से ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए नदी में से कम पानी लीजिए, जितनी आपकी जरूरत है लीजिए। लेकिन जैसे आजकल अब ये होटल बन गया, यहाँ पर होटल वाले ने टैंकर भेज दिया, कहा जी वहां से पानी ले आओ। अब होटल में जो लोग आते हैं वो तो बहुत पानी वेस्ट करते हैं। समाज के हर व्यक्ति को
अपनी क्षमता के अनुसार नदी के प्रति कुछ योगदान करना चाहिए। अगर कोई धनी व्यक्ति है तो वो कुछ धन दे दे, अगर कोई श्रमिक है तो वो अपना कोई श्रम दे दे, अगर कोई तकनीकी है तो वो अपना तकनीक दे दे, लेकिन और पुजारी है तो पूजा भी करे, लेकिन सबको नदी के लिए कुछ योगदान देना चाहिए। साल बर साल जमा होती वैज्ञानिक जानकारी को अगर हम ना भी सुने तो कम से कम हमें अपने पूर्वजों को ही सुन लेना चाहिए, वरना जल का नष्ट होना अवश्य ही हम सब के लिए सर्वनाश का कारण होने वाला है। समय बहुत कम बचा है।